अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस प्रोग्राम में हम बिलखुसूस जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के अलावा इस खित्ते के जो लोग बाहर रहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, बिलखुसूस बरतानिया में जो रह रहे हैं, उनके वहाँ पर मसाइल क्या हैं, और इसके साथ साथ उन्हीं के जो पाकिस्तान से जुड़े बहुत से ऐसे मसाइल जो इबाला तक नहीं पहुँच पाते थे वो पहुँचे, और दर्जनों हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ये मसाइल हल भी हुए हैं। आज ही एक ऐसा मसला है, जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो हम उन्हें मईशत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जब हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं यानी तरसीलात ज़र की, तो उस वक्त हमारी डिपेंडेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे बिला तफरीक जमात या बिला तफरीक अकीदा होती है। हम ये रिक्वेस्ट कर रही होती हैं हमारी हुकूमतें, हमने देखा खा वो हुकूमत नून लीग की हो, इमरान खान की हो या आसिफ जरदारी की हो, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे रेमिटेंसेस को लेके ख़ासे डिपेंडेंट रहते हैं, और उस वक्त कोई ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी के लोगों ने ये पैसे भेजे हैं या मेरी पार्टी के लोगों ने ये ताउन किया है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी कुदरती आफत आ जाए, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, हालिया भी आपने देखा सैलाब गुजरा, उसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सैलाब मुतासरीन की मदद की। अभी भी बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मदद कर रहे हैं, और सैलाब मुतासरा इलाकों में गाँव के गाँव ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तामुन से बहाल हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सी मामलात हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो एक अरसे से चले आ रहे हैं, और उन पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो कोई भी जमात आती है उसको वो पाकिस्तान में पहले अपना सियासी मफाद मुकद्दम रखती है, फिर उसके बाद उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मफाद को देखती है, और फिर कोई कानून साजी या पॉलिसी की बात होती है। हालिया हमने देखा कि इमरान खान ने बहुत बबांगे दोहल कहा कि हमने कानून के अंदर तरमीम कर दी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे। लेकिन अगर बनज़र गायर देखा जाता तो जिस नौयत की वोटिंग वो मैकेनिज़्म की जब बात करते थे तो वहाँ पे उनकी हुकूमत खामोश हो जाती थी। फिर कहा गया आई वोटिंग होगी। अच्छा, आई वोटिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि पूरी दुनिया में आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते। अगर कोई काम किया भी जाता है तो वो अधूरा किया जाता है। मौजूदा हुकूमत आती है, वो उसको रिवर्ट कर देती है, और वो ये वादा करती है कि असम्बली के अंदर जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक नुमाइंदगी है, मखसूस नशिस्तें हैं, मुख्तस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वैसी हम यहाँ पे भी कर देंगे, लेकिन उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी तरह के और बहुत से मसाइल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास अगर एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन है तो उस पर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स पे नहीं करते तो एक ख़ास मुद्दत तक वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। इस तरह के दर्जनों मसाइल हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेकर मौजूद हैं, और ये मसाइल जूं के तूं हैं। हुकूमतें बदलने से भी इस पर कोई ख़ास असर नहीं होता है। अब ये भी पाकिस्तान के कानून में ये था कि दोहरी शहरियत वाला शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, फिर इस कानून को ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये भी है कि जो इल्ज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया जाता है कि मिसाल के तौर पे कोई कनाडा में रह रहा है या कोई बरतानिया में रह रहा है, तो उसने कनाडा की मलिका या बादशाह या बरतानिया की मलिका या बादशाह का हल्फ लिया हुआ है, वो उसका ज़्यादा वफ़ादार है और पाकिस्तान का वफ़ादार कम है। तो ये भी एक पैमाना नहीं है कि आप किसी की वफ़ादारी कैसे माप सकें। जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखते हैं तो बाज़ हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जो हमसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनसे ज़्यादा मुहिब्बुल वतन हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के मसाइल के साथ कंसर्निंग हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए वो नेक नियति रखते हैं। सो ये पैमाना भी नहीं है। बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, ये सारे मामलात अपनी जगह जूं के तूं हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं हो पाते। पाकिस्तान में हुकूमतें बदल जाती हैं, वाबस्तगियाँ बदल जाती हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जूं के तूं हैं। 92 न्यूज़ यूके के ब्यूरो चीफ ग़ुलाम हुसैन अमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अमान साहब आपका। वहीदुर रहमान साहब हैं, सेक्रेटरी हैं PTI बल्कि, बहुत शुक्रिया आपका वहीदुर रहमान साहब। इकबाल सिंधु साहब सेक्रेटरी इतलात हैं मुस्लिम लीग बरतानिया के, सिंधु साहब आपका शुक्रिया। मोहसिन बारिश साहब हैं, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के, बारिश साहब आपका भी शुक्रिया, आप सबकी तरफ आएंगे। ग़ुलाम हुसैन अमान साहब ये बताइएगा, यहाँ पे दोहरी शहरियत का मामला हो, वोटिंग का मामला हो या कुछ और मामलात हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बज़ाहिर तो कहा जाता है एक प्रिविलेज हासिल है, लेकिन उनके जो मसाइल हैं या जिस तरह के मैटर्स हैं उसको देखकर वो प्रिविलेज नज़र नहीं आती है। पैमाना क्या है कि आप किसी की वफा का या किसी की मुहिब्बुल वतन होने का तयन करें? आपका फैसला, सबसे पहले मैं थोड़ी तस्दीक कर दूं कि वहीदुर रहमान मियाँ साहब जो हैं ये ओवरसीज़ इंटरनेशनल जो चैप्टर है PTI का, उसके सेक्रेटरी हैं।
जी पता नहीं कि सेक्रेटरी जनरल नहीं है। जी ठीक। और ठीक है, दूसरी बात मैं ये बताऊं कि ये तीनों जो पार्टियों के सीनियर रहनुमा हैं, बारी साहब सदर हैं, इकबाल सिद्धू साहब भी सेक्रेटरी इजलास हैं, सारे हमारे लिए मोहतरम हैं। लेकिन इस बात पे शायद सारे ही मुत्तफिक होंगे कि किसी की भी हुकूमत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी जिसको हम यहाँ पर जो है वो जिसका डंका बचा सकें, या जिसके बारे में हम कह सकें कि ये बहुत बड़ा कारनामा किया है। तीनों पार्टियों के जो लीडरान हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस के भी मद्दाह हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुर्बानियों के भी मद्दाह हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान के अंदर कोई अगर कोई आफत आ जाए तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके भी इनके लीडरान मद्दाह हैं। लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ मराद देने का मामला आता है उसमें जो है वो तीनों पार्टियों के लीडर जो है वो कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। और बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो सबसे बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मद्दाह पार्टी है सबसे ज़्यादा वो है पीटीआई और इमरान खान साहब सबसे बड़े मद्दाह हैं। उनकी जो हर तकरीर है वो शुरू भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से होती है और ख़त्म भी ओवरसीज पाकिस्तानियों भी होती है। लेकिन इन्होंने बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई सहूलत देने के बल्कि जो पहले से सूरत मौजूद थी वो भी छीन ली है। और उससे सबसे जो सरफरिस्त है वो है मोबाइल फ़ोन के जो टैक्स कह लें आप, वो इन्होंने आयद कर दिया है कि अब आप कोई ओवरसीज पाकिस्तानी अपने लिए भी मोबाइल नहीं ले जा सकता जो कि वहाँ पर 2-3 मरतबा इस्तेमाल कर सके। वो भी एक शायद 60 डेज का पीरियड है, उसके बाद बंद हो जाता है। हमने मुतअद्दिद बार ये प्रोग्राम किया है और आला हुकाम को जगाने की कोशिश की है कि इतना तो जुल्म ना करें कि अगर आप कोई सहूलत नहीं दे सकते तो कम अज़ कम जो सहूलियात हमारी चलती आ रही हैं उनको तो ना छीनें। और मेरा ख्याल है ये इसलिए वो छीनने में कामयाब हो गए हैं कि हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की यहाँ पर जितनी भी लीडरशिप है किसी ने इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो कि देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी मामला होते हैं 1 मिनट के अंदर जो है वो हमारी लीडरशिप जो होती है उनके घरों के बाहर एहतजाज शुरू हो जाते हैं और नारेबाजी होती है और यहाँ तक के गद्दार भी कहा जाता है। लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मसाइल, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गुलाम हसन अवान साहब, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी देखे हैं जो एवन फील्ड के बाहर होता है वो पाकिस्तान के मामलात पे होता है, अपने लिए नहीं होता। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे अपने राइट्स के लिए वो एहतजाज नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उस पर मैं कहूँगा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी कसूर है कि वो अपने हकूक ना लेना चाहते हैं। देखिए जायदादों पर कब्जे का मसला हो, कभी कोई खातर खा मसला हल नहीं हुआ। ओवरसीज कमीशन पंजाब देख लें और फेडरल के अंदर भी इतने दायरे बने हुए हैं। आप किसी लीडर से आगे पूछे, जमा तफरीक आपको बता देंगे कि इतने केसेस आए थे, इतने हल हो गए। जिस मर्जी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें, मैंने नहीं सुना कभी किसी का कोई मसला खातर खा। सही है, ठीक है। अच्छा इस पे ज़रा हम आते हैं गुलाम हसन अवान साहब, इस पे हम आके मज़ीद भी बात करते हैं। मोहसिन बारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 बार वफाक में हुकूमत की है, 5वीं बार आप इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 55 साल की ये जमात है, इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या किया है? आपके पास आपके पलड़े में क्या है कारनामा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपकी जमात ने किया हो? देखिए फैसल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस पे हम पहले भी आपके साथ इस प्रोग्राम कर चुके हैं और दोबारा फिर ये सिलसिला शुरू है, वो तो बहुत अच्छा है। ओवरसीज़ के मसाइल एक नहीं है, बेशुमार मसाइल हैं ओवरसीज़ के। उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और रही है और किया भी है। आप कश्मीर के अंदर देख सकते हैं कि हमने एक ओवरसीज़ की सीट रखी हुई है और वो ओवरसीज़ से हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक ओवरसीज़ की सीट वहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से ओवरसीज़ के लिए हमने डेस्क बनाए थे पूरे अपने पाकिस्तान के तमाम जो एयरपोर्ट्स पे उस पे थे। फिर हमने ग्रीन चैलेंज का प्रोग्राम रखा था और बहुत सारी मराहत हमने जो ओवरसीज़ के हवाले से दी है। ओवरसीज़ के लोगों को अगर कोई पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उस हवाले से उनको बहुत सारी सहूलतें थी और वहाँ पर हमने जो ओवरसीज़ के जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर भी एक डेस्क था। तो इस हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरां कदर मिसालें मौजूद हैं, कोई इसे ढकी हुई छुपी हुई नहीं। बारी साहब मुझे ये बताइए, फॉरेन ऑफिस का तो काम ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डील करना है, उस पर डेस्क बना के ये कौन सा बड़ा कारनामा है? मैं ये इधर यार नहीं, काम तो देखे ना करने से है ना। आपने अभी छोटी बात की है
कि जो डेली बेसिस मसाइल है, मतलब अब मैं यहाँ से अगर पाकिस्तान जाना है तो मैं अपने साथ किसी फैमिली के लिए एक मोबाइल फोन भी साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है। और मैं अगर फोन मेरे पास है तो उसके ऊपर भी आपको 2 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये जो नारा लेके आए थे कि ओवरसीज के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बुरी तरह नाकाम हुए। ओवरसीज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है, और वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी के हवाले से भी उन्होंने बड़ी दफा कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफा नहीं बेशुमार दफा कहा है कि ओवरसीज की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, उनके कोटा सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि औरतों का है, अक़लियतों का है। इसी तरीके से जो ओवरसीज के जो लोग हैं उनके पाकिस्तान के अंदर एक कोटा होना चाहिए, ताकि इसमें बारी साहब क्या अमर माने है? बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, हुकूमत आपकी है, कर दें, कानून बना दें, हो जाएगा कोटा। बिल्कुल उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, और ये मेरे ख्याल बिल भी पास हो चुका हुआ है, और अनकरीब इसकी मेरे ख्याल इसकी अच्छी खबर तमाम लोग सुने। नारे नहीं मारते, हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं, और लोग तभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, पिछले कई दहाइयों से हम ये काम कर रहे हैं, और उसके जो वाज़ेह मसाले हैं, मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत सारे फिर डिटेल जाएगी। पाकिस्तान का आइन हो, पाकिस्तान की एटमी ताकत बनाना हो, ओवरसीज को लोगों को पाकिस्तान से ओवरसीज भेजना हो, सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि पाकिस्तान से लोग ओवरसीज गए थे, और उस वक्त जब आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता था, पासपोर्ट नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारे काम और ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो लोग ओवरसीज जा रहे थे उनको दी, नौकरियां लेके दी। और आज सबसे बड़ा बात यह है कि जो ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जो आता है, तो जिसके ऊपर आज जो मईशत चल रही है कि 32 अरब डॉलर जो हर साल हम वहां से हम लोग भेजते हैं, उसके ऊपर ये मईशत खड़ी है। तो अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम ना किए होते तो आज मईशत का क्या हाल होता। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। बारी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम नून लीग और पीटीआई का मौक़िफ़ भी जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मियां वहीदुर रहमान साहब, आपकी जमात ने अभी बहुत क्रेडिट लिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आपने वोटिंग मुतारिफ़ करवाई, उनको वोट का हक़ दे दिया। लेकिन जब हम बड़े जामे तरीके से उस सारे कानून का मुतालिया करते थे तो हमें वो नज़र आता था कि वोट का हक़ तो दे दिया, लेकिन वोटिंग करेंगे कैसे उसका तरीक़ाकार नहीं बताया। बहरहाल अब मौजूदा हुकूमत ने तो उसको भी रिवर्ट कर दिया है। आपके पास क्योंकि सबसे बड़ी हिमायत इस वक्त अगर किसी को हासिल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तो वो इमरान ख़ान को हासिल है, लेकिन आपकी जमात भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल कम क्यों ना कर सकी? बहुत शुक्रिया वासम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये इशू है जिस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, और सिर्फ बात ही हो चुकी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होनी चाहिए, कोई भी जमात इंक्लूडिंग पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, किसी ने उतना इसको संजीदा नहीं लिया। ये तो सबको एडमिट करना चाहिए। हम जरूर ये गिनवा दें कि हमारी हुकूमतों ने ये किया, लेकिन मेरे ख्याल में हमने कुछ भी नहीं किया। और ये एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पे हमें सब यहाँ पे जो लोग रहते हैं ओवरसीज में उनको इकट्ठा होना चाहिए था, और एक कोशिश की भी गई, इकट्ठे हुए भी, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के जैसे सियासी हालात तब्दील होते हैं तो हमारे भी यहाँ पे आपस के मामला तब्दील हो जाते हैं। तो ये गलमिया है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का कि हमें जिस इशू के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए हम उस एक इशू के ऊपर इकट्ठा नहीं होते, और अपनी पार्टियों की पॉलिसी के तहत बट के एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पीटीआई की। बिलखुसूस ये बात दुरुस्त है कि खान साहब इलेक्शनों से पहले, गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत ज्यादा कहते थे कि पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी है, बाद में भी कहते रहे। और उसमें जो एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो यही था जिसकी तरफ आपने बात की कि ओवरसीज को वोटिंग राइट जो है वो बिल पास हुआ। दो चीजें अलग-अलग हैं। एक होता है कि कानून पास करवा लेना जिसमें आपको 2/3 मेजोरिटी भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आइन में तब्दीली चाहिए जहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट के पास तो नहीं थी। तो उसमें सिर्फ कानून में तब्दीली हो सकती थी जो उन्होंने कर दी। अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम था कि वोट होगा कैसे, ये इलेक्शन कमीशन का काम था। उनको गाइडलाइन दे दी गई थी
कि ये ऑनलाइन वोटिंग पॉसिबल है। उस पर कुछ हमारे दूसरे जो दोस्त हैं जमातों के, उन्होंने ये शोर मचाया कि वो सिक्योर नहीं होगी, वो हैक हो जाएगी। तो लेकिन ये बड़ी एक मुज़ाहिका खेज बात है कि वो कैसे सिक्योर नहीं होगी। हम अपने सारे जो बैंकिंग है, सबसे जो अजीज डॉलर पाउंड हमें है, हम बैंकिंग जो है सारी ऑनलाइन करते हैं। पेंटागन जो है ना, वो भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता कि उसके सिस्टम क्यों नहीं हैक हो सकते, वो भी हो जाया करते हैं। तो ये एक अलग मसला, उसको कैसे हैकिंग नहीं वहीदुर रहमान साहब, ये हैकिंग से ज़्यादा मैनिपुलेशन का फैक्टर था इसमें। ये मैनिपुलेट तो बहुत इजीली हो सकते हैं ना। इलेक्शन कमीशन भी मैनिपुलेट कर सकता है ना, कुछ सियासी जमात तो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। नहीं, कोई थर्ड पार्टी भी इसको मैनिपुलेट कर सकती है ना। देखिए टेक्निकली तो अगर आप इस पे जाएंगे, वो मैं मेरी गुजारिश सुन लें वहीदुर रहमान साहब, टेक्निकली अगर आप इसको जाएंगे, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट दैट मीन इट्स अ वाइड स्प्रेड, ये पूरी दुनिया में है, और फिर ये इसको थर्ड पार्टी एक्सेस हो सकती है। तो ये तो इस पे देखें, बड़ा आसान हल है आपकी बातों का, बड़ा आसान जवाब मेरे पास मौजूद है। आप पाकिस्तान में किसी जगह चले जाएं और आईडी कार्ड वेरीफाई करना हो तो आप क्या करते हैं, अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन। पूरी दुनिया इस पे आ गई है वापस। इस जमाने में हमें कहते थे ये का थंब इंप्रेशन लेते हैं, पुराना तरीका है, लेकिन अब सारी दुनिया वापस उस पर आ गई, बायोमेट्रिक्स पे। आप स्क्रीन के ऊपर, आप अपने घर की स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए आज भी अपने मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान का आईडी कार्ड अप्लाई करें ना, तो फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं और आपका आईडी कार्ड बन के घर आ जाता है। वो तो फुल प्रूफ है। तो जब हम इलेक्शन में ईवीएम के जरिए हम जब कहते हैं कि हम अपने थंब इंप्रेशन के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे, जो ऑनलाइन भी मुमकिन है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, वो तो तब होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा और कहने का संजीदा मैटर है। जो जब थंब इंप्रेशन आ जाए, क्योंकि जितने भी वोटर्स होंगे उनके थंब इंप्रेशन ऑलरेडी नादरा में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सबको अपने पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके दे सकता हूं। वहीद साहब, अब बात पता है क्या है वहीद साहब, इट्स अ वेरी टेक्निकल डिबेट। मैं आपको ये बता दूं, यू आर राइट अप टू दिस एक्सटेंड कि आपका थंब इंप्रेशन होगा, वो रिकग्नाइज होगा वोट किसने पोल किया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आई वोटिंग, तो थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करके, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने जग पे मोहर लगाई है तो वो बहुत आसानी से ग्लास पे लगा देगी। ये बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न तो है। आप मिसाल दे रहे हैं, अभी बरतानिया में जो हालिया स्कैम आया पड़ा है, इसी तरह हैकिंग का, अकाउंट्स हैक करने का, तो ये तो पूरी दुनिया में है मामला। बहरहाल इसका कोई मैकेनिज़्म ऐसा बन जाता, कोई वहाँ के जो सफारत खाने हैं उनको कर लिया जाता, तो दैट्स राइट, देयर इज़ नो इशू। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इफ़ यू डिफेंड आई वोटिंग, तो वो मेरा ख्याल उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन नॉट डिफेंड दैट। देखिए, मेरा बेहतर होता है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा ले लेते ना, तो वो आपको बता देते कि उन्होंने जो लास्ट एक छोटी सी पायलट एक्सरसाइज स्कीम की हुई है, ठीक है, उनको आप ले लें तो आपको बता देंगे। वो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन ये किया कि ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था उस वोटिंग में, लेकिन वोटिंग प्रोसेस में उन्होंने कोई इशू नहीं डाला कि जी कोई हैकिंग हो गई, कोई 2 नंबरी हो गई, उसमें उन्हें कोई इशू नहीं आया था। तो नहीं, 33 ऑब्जेक्शंस थे, 33 ऑब्जेक्शंस थे इस कानून साजी पे। उस वक्त ख़त लिखा था पार्लिमानी अफेयर को इलेक्शन कमीशन ने, 33 ऑब्जेक्शन लगाए थे, उसमें ये सिक्योरिटी का ऑब्जेक्शन भी था और बिल्कुल उन्होंने बात की थी। बहरहाल मैं इकबाल सिंधु साहब खासी देर से होल्ड पे, वहीद साहब आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। इकबाल सिंधु साहब, आपकी जमात से अगर मैं पूछूँ, 3 बार नवाज शरीफ, 1 बार शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, आपके पलड़े में क्या है जो बहुत बड़ा कारनामा आपकी जमात ने आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किया हो? भाई साहब, आपने बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने बात को अच्छा तरीके से स्टार्ट किया, वेरी नाइस। गुजारिश ये है सर कि जहाँ तक ओवरसीज का मामला है, उसमें बतौर ओवरसीज शहरी जो है, मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि पार्टियों ने वादे तो किए पर उस हवाले से डिलीवर नहीं कर सकी। कुछ काम किए गए मुस्लिम लीग के हवाले से, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओवरसीज पंजाब कमीशन फॉर्म किया गया, बैरिस्टर अब्दुल मालिक साहब ने उसको प्रिपेयर किया और उसका बिल पास हुआ और उसने बड़े तुंदई से ऑपरेट किया। गुलाम हुसैन वान साहब भी इसके गवाह हैं और बाकी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने उससे इस्तेफादा किया और उसको उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसी किया और चेक किया और इट वाज वेल मैनेज। उसके अलावा बहुत सारे सजेशंस जो पुट फॉरवर्ड किए गए थे, जैसे इंडिया की तर्ज पे जो वोट्स का सिस्टम है, अमूमी तौर पे हमारे मसाइल जो हैं, सेम सभी लोग जो हम ओवरसीज वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, वो हमेशा ही आते जाते रहते हैं, कभी किसी का आ गया कभी किसी का आ गया, वो ठीक तरह हैंडल नहीं हो रहे थे। वो हैंडल ना होने की वजह
ये नहीं थी कि जब ओवरसीज पंजाब कमीशन ऑपरेट कर रहा था तो पुलिस और बाकी जो इदारे और जो नुमाइंदे वगैरह पॉइंटर थे वो बड़े एफिशिएंटली काम करते थे और बड़ा बेहतर रिस्पॉन्सिबल जो मामला अदालत के हवाले हो जाते थे वहाँ आके तो मसाइल बढ़ जाते। तो ये भी एक सजेशंस वगैरह पुट फॉरवर्ड किए गए और मैं समझता हूँ फिर उसके बाद ओवरसीज OPF में हमारे साथी जो थे वो अब्दुल साहब चले गए और उन्होंने वहाँ बड़ा काम किया, बड़ी कोशिशें की। पर मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज डिजर्व करते हैं और जो जिस तरह इनको ट्रीट करना चाहिए उसमें शायद अभी तक वो उस तरीके से डिलीवर नहीं हो सका है। बारहा हम अपने मसाइल जो है, मैं एक 25-30 साल की बात करता हूँ, सियासत के साथ और सियासत के अलावा भी मसाइल जो है वो हमारे हल नहीं हो सके। कोशिशें ज़रूर हुई हैं और पर मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन कोशिश की ज़रूरत है। यहाँ पीछे जैसे जिक्र किया दोस्तों ने, एक अलायंस भी क्रिएट किया गया था पार्टीज के हवाले ताकि वो अपना जो इंटरेस्ट है उसे वॉच कर लें। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा वो आगे नहीं जा सका। अब गुजारिश ये है कि जो ओवरसीज की वोटिंग है आपने बड़े अच्छी तरह अहाता कर दिया तमाम मसाइल का जो उसमें मौजूद थे ऑलरेडी। अब उसमें जो हमारी पार्टी की सजेशन ये थी कि मखलूत हुकूमत जो है, मखलूत नुमाइंदगी दी जाए, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में है। बारी साहब ने भी कहा और वो उसमें हमारे भी नुमाइंदे जब हमारी हुकूमत थी तो वो भी इलेक्ट हुए, उन्होंने अपने तौर पे जो भी काम किया वहाँ किया। ये जो मामला है वोटिंग राइट्स का और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी रेफरेंसेस आपने दी, जो मॉक एक्सरसाइज भी की गई वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। और पर उसके बाद अब जो है जो सजेशन सामने लाए गए हैं और फिर आपको पता है कि बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन समझा गया जब इसको वोटिंग राइट्स जो है उसके मामलात को रिवर्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसका अक्लमंदाना हल यही है कि मखलूक नुमाइंदगी जो है ओवरसीज के नुमाइंदों की दी जाए ताकि वो अपने मसाइल जो हैं उनके लिए खुद वहाँ रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि थर्ड पार्टी कभी भी आपके जो है इंटरेस्ट को इस तरह वॉच नहीं कर सकती है। सही है इकबाल सिंधु साहब, कलेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव की आपने बात की है, यहाँ पे तो कलेक्टिव हमें कंसेंसस नज़र आता है इस बात पे कि तीनों जमातों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो तवक्कुआत दिलाई, जो उम्मीदें दिलाई, वो नहीं कर सकी। इस पे तो इत्तफाक आप तीनों का हो गया है। कई वजूहात हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। उस मुल्की हालात हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं कोalition गवर्नमेंट्स में। अच्छा सिंधु साहब, मैं ज़रा डिबेट यहाँ क्लोज नहीं होती। एक नुक्ते पे इत्तफाक हुआ है कि वो हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातें जिन्होंने यहाँ हुकूमत बनाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हाई होप्स उन्होंने दिलाई उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवर नहीं कर सकी। इस पे तो तीनों पीपल्स पार्टी, PTI एंड PMLN दे आर मुत्तफिक। और इसके बाद डिबेट अभी यहाँ क्लोज नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आप तीनों से इसके बारे में जानूंगा। गुलाम हुसैन अभी हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम हुसैन अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मोहसिन बारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब अभी वज़ीर ख़ारिजा हैं। हम इस बात को समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने उस वक्त नई मंडियां खोलीं पाकिस्तान के बेरोज़गार लोगों के लिए और उनको बाहर भेजा, खा वो लीबिया हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, दीगर गल्फ़ ममालिक हों। ये क्रेडिट तो उनको जाता है। लेकिन अब जो मसाइल आप लोगों के आ चुके हैं और फ़ी ज़माना जो जदीद मसाइल हैं, आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अभी जिस तरह भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वर्किंग वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं खोल रहे? नहीं जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल है कि हमारे साथ वहीदुर रहमान साहब बैठे हैं, इसको इंडोर्स करेंगे। उन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है कि जो सहूलतें इंडिया को मिल रही हैं वो पाकिस्तान को भी मिलने जा रही है। बल्कि ये कुछ दिन पहले ही मुझे बताया गया कि पाकिस्तान से अगर कोई शख्स यहाँ पर आना चाहता है तो पहले इंटरप्रेन्योर वीज़ा होता था, तो अब पाकिस्तानियों को वो जो है इन्वेंशन या इन्वेंटर वीज़ा जो है वो मेरे ख्याल शुरू कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर अब आ सकेंगे और इस हवाले से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर
उनको यहाँ पर दाखिले मिल रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कतर में बहुत बड़ी इस वक्त एम्प्लॉयमेंट गई हुई है, और इसी तरह सऊदी अरब में, कुवैत में इन्होंने नए मुआहदे किए हैं मेन पावर के हवाले से। और उससे बढ़कर पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी, वहाँ पर कुछ चाइना के अंदर कोई 7,000 स्टूडेंट जो है वो स्टक हो गए थे वो कोरोना की वजह से, और फिर वो उनको वापस नहीं ले रहे थे। तो उन 7,000 स्टूडेंट्स ने शाह महमूद कुरैशी साहब से कई दफ़ा मुलाकातें की, लेकिन वो डामाडोल करते रहे। लेकिन उनकी खारजा पॉलिसी किसी कमज़ोर थी या उनका ऐसा सिस्टम नहीं हो सका कि वो काम कर सके। बिलावल साहब आए हैं, वो गए हैं चाइना गए हैं, वहाँ पर अपना पार्टनर अकाउंट के उनके खारजा पॉलिसी के जो लोग थे उनके साथ बैठे हैं, उनको कन्विंस किया, और वो उनके दाखिले भी हो गए, वो वापस भी चले गए और वहाँ पढ़ भी रहे। तो पीपल्स पार्टी और ये PDM जो है वो इस वक्त मुल्क को इस बुरहान से निकालने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और इसकी वाज़ेह मिसालें जो हैं वो जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो आपके सामने है। और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बिजली है और गैस है, पेट्रोल है, बाकी चीज़ें हैं, उनकी कीमतें भी नीचे लेके आ रहे हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारी बेहतरी इसी वजह से ही। बारी साहब, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनके अपने मसाइल हैं उनको छोड़ के पाकिस्तान के अंदर वाले मसाइल पे बहुत तवज्जो देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैंने इब्तदाइये में भी कहा। लेकिन मेरा जी आप बात कर रहे थे ओवरसीज वोट के हवाले से, तो मैं उधर ही आना चाह रहा था कि आई वोटिंग हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह उसके अंदर पॉलिसी है। बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि भाई जो ओवरसीज के लोग हैं वो पाकिस्तान के कैंडिडेट को वोट क्यों दें, उनको ओवरसीज के मसाइल का क्या पता है। मेरे जो मसाइल हैं या UK के अंदर या बाकी दोस्तों के कोई मुत्तहिदा अरब अमारात में या सऊदी अरब में या अमेरिका में, पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको क्या पता है, जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको क्या पता है कि यहाँ ओवरसीज के मसाइल क्या है। इसलिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वो वाज़ेह तौर पे कहा था कि ओवरसीज का वोट ओवरसीज के कैंडिडेट को मिलना चाहिए। और वो जाने हमारी इस वक्त 2 डिमांड, एक डिमांड ये है कि आप हमें कोटा दें ओवरसीज के चारों सूबाई असेंबली में और नेशनल असेंबली में और सेनेट में, और दूसरा मौदा यह है कि ओवरसीज को वोट दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि वोट भी मिले और हमें भी नुमाइंदगी मिले, क्योंकि हम जो मसाइल हैं ओवरसीज के वो हम ही टैकल कर सकते हैं, हम ही उसको जाकर कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं ये नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है ना। वो बहुत सारी लोग हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं लेकिन वो कभी मुल्क से बाहर गए नहीं है, उनको यही नहीं पता कि ओवरसीज के मसाइल है क्या। तो मैं ये कहता हूँ वोट के साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अंदर भी ओवरसीज का हिस्सेदार बनाए, उनको अपना पार्टनर बनाए, तब जाकर हालात जो है वो आगे बढ़ेंगे। ओवरसीज का इत्तेमाद, आप जब भी हालात कभी भी पाकिस्तान में खराब हुए हैं, वो ज़लज़ला आया हो, वो सैलाब आया हो, वो आपके कोई किसी किस्म की सही है। ये बारी साहब प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये बात की है। मैं वहीदुर रहमान साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। वहीदुर रहमान साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का बहुत अच्छी बात है, आप लोग इदराक करते हैं, लेकिन आपकी जमात पाकिस्तान के मसाइल के लिए, इमरान खान के लिए और दीगर मामलात के लिए मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ आ जाएं या नवाज शरीफ बाहर निकल जाएं तो वो एवन फील्ड के सामने जाके एहतजाज करती है। लेकिन क्या कभी आपकी जमात के लोगों ने इस बात पे भी एहतजाज किया वहाँ जाके कि ये जो मोबाइल फ़ोन पे टैक्स है हमारा, यही हटा दें? मियाँ वहीदुर रहमान साहब। जी ठीक कहा आपने कि हम सियासी तौर पे जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कंट्रीब्यूट हो रहे हैं जब से हमारे लीडरान किसी भी पार्टी के, जब उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, खुद साख्ता जलावतनी करनी पड़ती है, तो वो इन्हीं मुल्कों में आते हैं और आके हमारे रिसोर्सेज के ऊपर ही जो है अपना टाइम गुजारते हैं और हमें यूटिलाइज करते हैं और हमें आपस में लड़ाते रहते हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, अगर वो वाकई पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और आपकी तवक्कुआत भी उनसे हैं, तो उन्हें आप रिप्रेजेंटेशन दें। अभी सभी जमातें ये कह रही हैं, बात कर रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो जाए, कि वो आपको प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी मिलनी चाहिए या इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर काम कुछ नहीं हो रहा। अभी भी बारी साहब ने भी कहा, लेकिन इस वक्त तो इनकी 2/3 वाली मेजोरिटी है, समझ लें आप, इनके पास सारे इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात इन्होंने अनफॉर्चुनेटली नैब के ऊपर अपने केसेस खत्म कराने में लगवा दिए हैं, ओवरसीज के लिए नहीं किए गए। तो ओवरसीज के लिए
हमें मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम सब पार्टीज को मिलकर बैठना पड़ेगा। मेरे दरवाजे खुले हैं क्योंकि पहले भी 2014-15 में हमने इसका आगाज किया था। बारी साहब भी और संधू साहब खुद भी इसमें शामिल रहे, इनकी जमातें शामिल रहीं। तो दोबारा हमें मिल बैठ के सियासी वबस्तगियाँ अपनी जगह, लेकिन ओवरसीज का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हमें ये बात करनी चाहिए कि ये हमारे मसाइल हैं और इसका हल जो बारी साहब भी कह रहे हैं, संधू साहब ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि ये हमें तो कोई नहीं है कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं लोग, उन्हें कुछ दिलचस्पी होगी हमसे। हमें जब तक आप नुमाइंदगी नहीं देंगी, हम स्टेक होल्डर हैं और हमें आप बाहर रख के हमारे मतलब फैसला करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरह कश्मीर का मसला कश्मीरियों की नुमाइंदगी के बगैर हल नहीं हो सकता, तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों यानी आप ये एग्री करते हैं, आप ये एग्री करते हैं कि बजाय इसके कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी कैंडिडेट को वोट डालें, क्या ये खूब हो कि वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ से अपने नुमाइंदे को वोट डालें? मैं तो दोनों सूरतों में जायज समझता हूँ। मैं खैर इससे मुतफिक नहीं हूँ कि हमें क्या पता वहाँ के इलाके के मसाइल क्या हैं। मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ जी। वहाँ पे जो इलाके के सड़क गली मोहल्ले के मसाइल होते हैं वो MP MNA की जिम्मेदारी नहीं होती, वो काउंसिलर की जिम्मेदारी होती है। MP और MNA ने कानून साजी करनी होती है। हम यहाँ बैठे पता है MP का क्या काम होता है। तो उस हवाले से तो बिल्कुल हम बाखबर हैं कि पाकिस्तान में कानून साजी क्या होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम लोग बेहतर समझते हैं लोगों से जवाब करना है। तो हमने बेहतर सिस्टम देख लिया हुआ है और हमें पता है आइन कहता है कि MNA और MP ने कानून साजी करनी है, गली मोहल्ले नहीं बनाने। तो काउंसिलर के इलेक्शन में हमें इन्वॉल्व नहीं करते, ना कीजिए। लेकिन मुल्की सतह पे जब हमें आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारा वोट मैं समझता हूँ काउंट इस तरह भी होना चाहिए और हमें जो प्रोपोर्शनल सीट है वो भी मिलनी चाहिए और ना सिर्फ। सही है। अच्छा, इसका वहीद साहब एक और रुख भी है। मैं ज़रा इकबाल सिंधु साहब की तरफ आ रहा हूँ। इकबाल सिंधु साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि नुमाइंदगी दी जाए, फिर नुमाइंदगी MNA या MPA-शिप के लिए तो नहीं होगी ना, फिर तो लोकल बॉडी में भी होगी और उसमें भी होनी चाहिए। लेकिन एक बॉडी है ही बरतानिया की, और पाकिस्तान में फिर आप उनको कौन सा एरिया देंगे कि वो कहाँ से कंटेस्ट कर सकते हैं? ये ऑलरेडी ये भी एक क्वेश्चन है। वैसे मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। प्रोपोर्शनल मखलूत नुमाइंदगी का मतलब ये है कि तमाम जो असम्बलियाँ हैं उसमें ओवरसीज के नुमाइंदे हैं वो अपॉइंट किए जाएं जो अपने राइट्स के लिए या अपने बिल्स के लिए वहाँ वो फाइट करें। तो ये तो बात तय की जा सकती है कि किस तरीके से कितने नुमाइंदे हैं वो होने चाहिए। पर बात दरअसल ये है कि अगर हम पाकिस्तान हमें अपने मसाइल के हवाले नहीं, अब सिंधु साहब आप क्या कहते हैं, वो नुमाइंदे इलेक्ट हों जिनको बाहर रहने वाले पाकिस्तानी वोट करें, या वो नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाएं जिस तरह माइनॉरिटीज़ के लोग सेलेक्ट किए जाते हैं? देखिए मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इस कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है कि नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट कर लिए जाए, ताकि ये जो वोटिंग के राइट्स और दूसरे इश्यूज हैं, मेरा ख्याल है अभी तक हमारी पार्टी की पॉलिसी इसी से नहीं, तो वो तो फिर पार्टी लीडर के सामने अकाउंटेबल होगा ना। वो तो पब्लिक के सामने या ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने तो अकाउंटेबल नहीं होगा जब उसने सेलेक्ट होना है। नहीं, ऑब्वियसली ये ओवरसीज पंजाब कमीशन जो हमने बनाया था, वो कमीशन जो है वो तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल था और वो तमाम लोग जो हैं काम करने वाले सबके सामने अकाउंटेबल था। ऑब्वियसली इसकी फॉर्म जो है वो इस सिम पे जाएंगी जिसमें अकाउंटेबिलिटी का भी फैक्टर हो। ये तो नहीं हो सकता कि आप नुमाइंदा वहाँ बैठा दें और वो काम ना करे। आप कश्मीर में जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो सबका जनरल सेक्रेटरी था जवेद साहब थे, वो वाज इलेक्टेड और उन्होंने अपने तरीके से कश्मीरियों के राइट्स, ओवरसीज राइट्स के लिए जो काम किया। तो ऑलरेडी एक सेट निज़ाम जो है, जैसे बारी साहब ने फरमाया कि ऑलरेडी चल रहा है। अब उनका उसी नौयत का निज़ाम जो है वो ज़्यादा मेरा ख्याल है एप्लीकेबल रहेगा। मसला ये है कि फिर वही बात है कि इतनी सीरियसनेस से जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस मैटर को लेती हैं और वो उसकी प्रायोरिटी कहाँ है। अब मिसाल जैसे देता हूँ कि लोगों इकॉनमी के इश्यूज हैं या अब लोगों के खर्चे वहाँ बढ़ गए हैं या लोग अपने मीन्स में रह नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त फिर ये ओवरसीज के मसाइल जो हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है कि हुकूमतों के इंटेंट नहीं थे या उन्होंने कोशिशें नहीं की, तो हम गवर्नमेंट ने अपनी जगह बड़ा जी के लिए कोशिश भी की और वो प्रायोरिटी के वाइज कई दफ़ा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात जो हैं जब से हम बड़े हो रहे हैं तो यही पता लगता है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है और मुल्क बिकने वाला है और इस तरह की खबरें हमेशा हम सुनते रहते हैं। तो वो फिर प्रायोरिटी वाइज मैं समझता हूँ कि ये भी एक
एक्चुअल फैक्ट है वो फिर हम कहाँ आ जाते हैं लिस्ट में, 50वें नंबर पे आते हैं, 40वें नंबर पे आते हैं। और एक और सजेशन है, जैसे भाई साहब ने माशाल्लाह और दूसरे दोस्तों ने कहा कि हम मिलजुल के भी एक अच्छा सजेशंस पे मैं एक इकबाल सिंधु साहब मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं सजेशंस पे ही आऊँगा और आपसे ही शुरू करूँगा। आपकी क्या इनपुट है, क्योंकि आप हुक्मरान जमात में भी हैं, वैसे तो बारी साहब भी हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। सिंधु साहब बताइएगा क्या आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं, इन मसाइल का हल कैसे होगा? सर मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ कि पार्टी लीडरशिप खासतौर पे शहबाज साहब ने इसके लिए जेन्युइन एफर्ट्स की, अवान साहब इसके गवाह हैं। इसी तरह भुट्टो साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी अपने तौर पे बड़ी कोशिश की। पर मैं समझता हूँ कि अगर ओवरसीज एक अलायंस क्रिएट कर दिया जाए और वो अलायंस जो है वो जो वादे किए जाते हैं ओवरसीज के लिए या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ओवरसीज का मसला असल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ये सोशल इशू भी है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और हमारी डिफरेंट पार्टीज के साथ एक एफिलिएशन है। पर भाई साहब गवाह हैं कि हमने कुछ की है कि हम मसाइल को इकट्ठा लेके सामने रखें और जो थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं उनको भी एक पार्लिमानी हैसियत में रखें और ज्यादा बात बढ़े, ताकि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ इंडिया की जो पार्टीज हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, बट उनकी जो उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहाँ, आप अगर आप उसको देखें या स्टडी करें तो उनको बड़ी अमेजिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और होपफुली बिलावल साहब जैसे बारिश करने का कुछ भी काम करें। पर मेरा ख्याल है कि अगर ओवरसीज का एक अलायंस जो है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम ये इफेक्टेड सिर्फ मुस्लिम लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, उसमें मुझे कई जर्नलिस्टों को जानता हूँ कि बड़े बड़े मसाइल और ज्यादा मसाइल ये प्रॉपर्टीज के होते हैं और फिर एयरपोर्ट पे उनके क्या सहूलियात मिलती सही है। सिंधु साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वहीद साहब ने भी की है, अलायंस वाली बारी साहब ने भी की है। लेकिन मेरा सवाल मोहसिन साहब आपसे ये है, बारी साहब यहाँ पे जो सियासत अब नफ़रत की हद तक हो चुकी है, एक दूसरे से लीडर्स हाथ पिलाने को तैयार नहीं हैं, कारकुन एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं हैं, और बरतानिया से भी हमें ख़बरें आ रही होती हैं कि यहाँ जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही हैं। तो ऐसे में अलायंस मुमकिन है बारी साहब? साहब अच्छा हो गया आपने ये सवाल कर लिया, मैं इसी की तरफ आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इमरान खान साहब के अंदर जो थोड़ी सी लचक और वो जो एक मौला जट स्टाइल था उसमें कुछ तब्दीली आई है और कुछ धीमापन उनके अंदर कुछ नजर आया है। उस हवाले से उनकी जो लीडरशिप है उनके अंदर भी ऐसा कुछ ठहराव आना शुरू हुआ है। पॉलिटिक्स कुछ करने जा रहे हैं, वो जो तड़ियाँ थी धमकियाँ थी उनमें कुछ थोड़ा सी तब्दीली आई है। तो मैं समझता हूँ अगर उन लीडरशिप में कुछ तब्दीली आएगी तो जो वर्कर है उसके अंदर भी कुछ ठहराव आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो हम लोग खासकर हम यहाँ बैठे वही साहब के साथ बैठे हैं, बाकी पार्टी के लोग, सिंधु साहब, बाकी दोस्त सब, हम बैठ के ओवरसीज के जो मसाइल उसके हवाले से हमने कई दफ़ा ये मीटिंग की है। और उसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग थे, लॉयर थे, बाकी लोग थे। तो हमने उसके हवाले से काफ़ी काम किया है और बिल्कुल सही कहा है वहीदुर रहमान साहब ने कि हमें दोबारा बैठना चाहिए और इस आवाज़ को हमें बुलंद करना चाहिए, जो ओवरसीज के मसाइल हैं उसको देखना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कोई भी बैठने के, क्योंकि ओवरसीज के हवाले से जो ओवरसीज की कमेटी थी पार्लियामेंट के अंदर वो काम कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जो साबका हुकूमत थी उन लोग वो बैठना चाह रहे थे, तो वो एक बड़ा इशू बना हुआ था। सही है। अच्छा बारी साहब ये जो अच्छा मेरे पास टाइम कम है, बारी साहब टाइम कम है, मैं लास्ट वहीदुर रहमान साहब की सजेशन भी लूँगा, लेकिन वहीदुर रहमान साहब ये तो सियासत के दरिया के दो किनारे बाहम एक हो जाएं तो फिर दरिया कहाँ जाएगा जो इतने खुशगुमानी कर रहे हैं मोहसिन बारी साहब? देखिए जहाँ तक तो ओवरसीज यहाँ यूके की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पास्ट जो रिकॉर्ड है ना वो तो बहुत अच्छा है। सभी पार्टीज के लोग आपस में मिल बैठते हैं, किसी भी गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं, सियासी खिलाफात
रखने के बावजूद उनके जो मुश्तरका इश्यूज हैं, कॉमन सर्टन जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर उनकी एक ही राय, और वो आपने आज भी सुन ली सभी से, तो सभी की राय तकरीबन मिलती जुलती है 19-20 के फर्क के साथ। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जैसे पहले पीटीआई से पहले 2 बड़ी जमातें थी, उनके लीडर आपस में क्या करते रहे, फिर अब ये तीसरी पार्टी आ गई, अब आपस में क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक फजा है ना सियासी, मैं किसी एक पार्टी का नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, पाकिस्तानी सियासत की जो फजा है वो इतनी गर्द आलूद है और इस किस्म की वहाँ पे सियासत होती है जिसने हमें भी अपने लपेट में ले लिया। इंडिया की एग्जाम्पल दी है तो इंडिया तो अलाउ ही नहीं करती कि उनकी कोई सियासी जमात बाहर हो, बल्कि वो ड्यूअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करते, तो इसलिए वो उनकी एग्जाम्पल जरा डिफरेंट हो जाती है। हमें चूंकि ड्यूअल नेशनलिटी अलाउड है। वही सब ब्रीफ कमेंट कीजिएगा जी। तो मेरा बहरहाल जी जो पहली बात की है उस पर मुतफिक हूँ। यहाँ पे 3 या 4 इश्यूज है हमारे मेजर, उनको लेके एक फोरम तैयार किया जाए और हर पार्टी के आगे वो रखा जाए और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि जी ये जब तक आप नहीं करेंगे हम आपको वेलकम नहीं करेंगे। मैं तो तैयार नहीं कहने के लिए, और जब हम गवर्नमेंट में तब भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत खुशाइंद बात है कि एक अलायंस बनाया जाए, फिर गवर्नमेंट कोई भी हो उसको मसाइल हल कराने के लिए दबाव डाला जाए। वहीदुर रहमान साहब, इकबाल सिंधु साहब, मोहसिन बारी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।